गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूं। चाहे आप किसी बीपीओ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी एक्स जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यदि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को एंड तक बने रहना है और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर आपको इसी तरह की इंटरव्यू रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं कि आप सभी अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाने जा रहा हूं और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में सिखाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉपर नोट डाउन करना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक मिरर के सामने खड़े होकर के आप खुद से क्वेश्चंस कीजिएगा एंड खुद को रिप्लाई कीजिएगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकें, ठीक है, और किसी भी इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के साथ। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हमारे इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हमारी अपडेट होंगी उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले रिसीव होंगे। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो जब भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको 1 बाय 1 स्लाइड्स में समझाने वाला हूँ। आपको एज इट इज़ नोट डाउन करना है और जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर किया है आपको अपना इंट्रोडक्शन इसी वीडियो के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के सामने अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर वो एक मेल पर्सन है तो आप रिस्पेक्टेड सर से शुरू करें और यदि वो एक फीमेल पर्सन है तो रिस्पेक्टेड मैडम के साथ शुरुआत करें। रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम के बाद सबसे पहले जो भी समय हो रहा है, मान लीजिए कि आप सुबह के समय गए हैं तो गुड मॉर्निंग विश कीजिए, अगर आप दोपहर के समय इंटरव्यू के लिए गए हैं तो गुड नून विश करें और यदि आप इवनिंग के टाइम पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो गुड इवनिंग विश कीजिए। गुड मॉर्निंग विश करने के ठीक बाद नेक्स्ट आप लोगों को अपना नाम बताना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट अपना नाम माई सेल्फ या दिस इज के साथ शुरू नहीं करेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन एरर होता है जो मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट्स कर देते हैं अपने इंटरव्यू के टाइमिंग पर। जब भी आप लोगों को अपना नाम बताना है तो नाम बताने का जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो होगा माय नेम इज़, ठीक है। तो आप लोग भी शुरू करेंगे माय नेम इज़ के साथ। माय नेम इज़ मोहित वर्मा, यहाँ पर आप लोगों को अपना अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ मैंने दो चीज़ें मेंशन की है। फर्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया है कि आई एम परसुइंग BBA फ्रॉम इल्वा कॉलेज इन इंदौर। ये लाइन सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट्स को यूज़ करनी है जो अभी एट प्रेजेंट में कोई डिग्री या कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, मतलब जिनकी एजुकेशन अभी भी चल रही है, ठीक है। तो यदि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो आप लोग पहली लाइन का यूज़ कीजिएगा, आई एम परसुइंग, यहाँ पर BBA की जगह अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा। फ्रॉम के बाद जो मैंने कॉलेज का नाम लगाया है यहाँ पर आप लोग अपने अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं और इंदौर की जगह जिस भी सिटी से आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड लाइन में मैंने मेंशन किया है कि आई हैव कंप्लीटेड बीबीए फ्रॉम एल्वा कॉलेज इन इंदौर। ठीक है, ये लाइन ऐसे कैंडिडेट्स को इस्तेमाल करना है जिनकी एजुकेशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अभी एट प्रेजेंट में आप किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर सेकेंड लाइन का यूज़ कीजिएगा। आई हैव कंप्लीटेड, बीबीए की जगह आप लोगों को अपने डिग्री का नाम मेंशन करना है। फ्रॉम के बाद जहाँ एल्वा कॉलेज लिखा है वहाँ पर आप लोगों को अपने अपने कॉलेज का नाम लगाना है और इन इंदौर के जगह पर अपने अपने शहरों का नाम लगाना है। नेक्स्ट, यदि आप लोगों के पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है और इंटरनेट का बेसिक नॉलेज है तो आप लोग पहली लाइन का यूज़ कीजिएगा, जैसे आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। बट यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी एक स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है तो उसे आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव डन। जैसे अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो आप लोग आई हैव डन DCA, और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यदि आप लोगों ने कोई और कोर्स कर रखा है या कंप्यूटर में कोई और लैंग्वेजेस आपको आती है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के ठीक बाद आप लोगों को अपनी लैंग्वेज पार्ट पर आना है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आई एम कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बात करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखना है, सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी रखना है। ठीक है, और कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कोई भी एक्स लैंग्वेज यदि आपको आती है तो आप लोग वो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि BPO जॉब्स में हमें कई बार ऐसे कैंडिडेट्स की भी आवश्यकता होती है जो रीजनल लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं। लैंग्वेज पार्ट के ठीक बाद आप लोगों को आना है अपने एक्सपीरियंस पार्ट पर। आप सभी को ध्यान रखना है, फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अब तक कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं की है। ठीक है, उसे बताने का दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, आई एम अ फ्रेशर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब मैं अभी फ्रेशर हूँ या मेरे पास अभी काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को मेंशन करना है कि आई हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज HR इन XYZ कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी साल का एक्सपीरियंस आपके पास है आप यहाँ पर 2 years की जगह पर नंबर ऑफ ईयर मेंशन कर सकते हैं। यदि किसी के पास कुछ मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वो नंबर ऑफ मंथ्स में अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एज HR, अब यदि आपके पास किसी अदर प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, लाइक आपके पास कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, तो एज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप मेंशन कीजिए, या जो भी एक्स प्रोफाइल पर आपने वर्क किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अपना डेजिग्नेशन मेंशन करने के ठीक बाद आप लोगों को यहाँ पर कंपनी का नाम लगाना है। जैसे मैंने XYZ कंपनी लिखा है, ठीक उसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी कंपनियों का नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने वर्क किया है। आई होप कि यहाँ तक का वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और आप लोग साथ ही साथ में एक कॉपी और पेन लेकर के इस पूरे वीडियो लेक्चर को नोट डाउन कर रहे हैं। यदि आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग में सिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों को आपको नोट करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस दिखेगी जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे उस समय पर। बिना किसी हेजिटेशन के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों को अपनी लोकेशन बताना है। लोकेशन बताने का सही तरीका है आई लिव एट, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हैं यहाँ पर अपने अपनी कॉलोनी का नाम मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आई लिव एट कालानी नगर इन इंदौर, मतलब मैं कालानी नगर पर रहता हूँ
जो इंदौर में है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर अपने एरिया का नाम लगा सकते हैं और इंदौर की जगह आप लोग अपनी सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके ठीक बाद आप लोगों को ये बताना है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी एट प्रेजेंट तो इंदौर में रहता हूँ, पर मैं बिलोंग करता हूँ भोपाल से या किसी अन्य शहर से, तो इस लाइन में आप लोग बता सकते हैं कि बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर, बेसिकली आई एम फ्रॉम भोपाल। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप अपने सिटी या विलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके ठीक बाद आप लोगों को बताना है अपनी हॉबीज़। हॉबीज़ आप इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है कि माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। ठीक है, हॉबीज़ कभी भी ऐसी मत बताइए जिसके बारे में वो और ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें आपसे या कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकें। ठीक है, तो हॉबी हमेशा सिंपल रखिएगा। हॉबीज़ के ठीक बाद आप लोगों को आना है आप लोगों के स्ट्रेंथ्स पर। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है कि माय स्ट्रेंथ्स आर पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्किंग एंड क्विक लर्निंग। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग भी अपने स्ट्रेंथ्स एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपकी थिंकिंग मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शा रहा है। सेकंड, हार्ड वर्किंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और थर्ड, क्विक लर्निंग मतलब आप चीज़ों को जल्दी सीख जाते हो, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रह सकता है। तो आप लोगों को अपने स्ट्रेंथ्स एज इट इज़ मेंशन करना है। माय स्ट्रेंथ्स आर पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्किंग एंड क्विक लर्निंग। मतलब मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ और चीज़ों को जल्दी सीख जाता हूँ। हॉबीज़ के ठीक बाद कई बार एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे माय वीकनेस इज़ आई डू नॉट ईट फूड अनटिल आई कंप्लीट माय वर्क। मतलब जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब वीकनेस कभी भी रियल नहीं बतानी है, हमें ध्यान रखना है। जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनसे जब वीकनेस पूछी जाती है तो वो लोग इस तरीके से रिप्लाई कर देते हैं कि हम इजीली दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं या हम इमोशनल हैं या इस प्रकार से कुछ भी अपनी रियल वीकनेस बता देते हैं। अब यदि आप किसी को भी अपनी रियल वीकनेस बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी वीकनेस का गलत फ़ायदा उठा सकें। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वीकनेस जब भी हम बताएं इस तरीके से बताएं कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा दर्शाती हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया है माय वीकनेस इज़ आई डू नॉट ईट फूड अनटिल आई कंप्लीट माय वर्क। मतलब मैं जब तक अपने काम को पूरा ना कर लूँ तब तक मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं खाना नहीं खाता हूँ, दिस इज़ माय वीकनेस, पर मैं यहाँ पर पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ मेरे काम को। अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के ठीक बाद आप लोगों को आना है अपने फैमिली बैकग्राउंड पर। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे जैसे देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, मतलब मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है, अब कुछ फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नोट डाउन कर रही होंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को अब यदि आप मैरिड हैं स्पेशली, ठीक है, तो आप लोगों को आपके बारे में बताना है, आपके हस्बैंड के बारे में बताना है एंड आपके बच्चों के बारे में बताना है। ठीक है, जॉइंट फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देना है, ना ही आपके इन लॉज के बारे में बताना है, ना ही आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है। सेकंड, कोई ऐसे कैंडिडेट्स जो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स या ऐसे मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो फीमेल मतलब जो मैरिड नहीं है और मेल कैंडिडेट मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, वो लोग अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं। तो जहाँ पर मैंने यहाँ पर फादर, मदर एंड अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी है। यदि फीमेल कैंडिडेट से और मैरिड है तो वो हस्बैंड और अपने जो भी बच्चे हैं उनकी जानकारियाँ दे सकते हैं। स्टार्ट आप लोगों को हमेशा करना है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर मिस्टर मनोज वर्मा इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैं अपने फादर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मनोज वर्मा है और वो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, मतलब प्राइवेट संस्था में कार्य करते हैं।
यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय हस्बैंड, मिस्टर, अपने हस्बैंड का नाम लगाइए। और वो यदि प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय, यदि खुद का कोई काम करते हैं, खुद का कोई कारोबार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और यदि कोई बड़ा कारोबार है, व्यवसाय करते हैं तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, और यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। या स्पेसिफिक अगर आप उनका डेजिग्नेशन भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो एक टीचर हैं तो ही इज़ अ टीचर। आई होप कि यहाँ तक का पार्ट आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। यदि ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है और बहुत पसंद भी आ रहा है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अपने फादर के इंट्रोडक्शन के ठीक बाद आप लोगों को आना है आपकी मदर के इंट्रोडक्शन पर। तो देन माय मदर मिसेस रानी वर्मा, शी इज़ अ होम मेकर। ठीक है, मतलब मेरे पिताजी के बाद मेरी माताजी हैं मेरे घर में, जिनका नाम है रानी वर्मा, और वो एक होम मेकर हैं। आपके फादर के बारे में आपने बता दिया, आपकी मदर के बारे में बता दिया। अब यदि आपकी कोई भाई या बहन है तो आप उनका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, देन आई हैव ए यंगर सिस्टर, शी इज़ स्टडिंग। ठीक है, मतलब मेरी एक छोटी बहन है, वो अभी पढ़ाई कर रही है। यदि मान लीजिए कि आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आप एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि फीमेल कैंडिडेट्स बना रही हैं जो मैरिड हैं तो यहाँ पर आई हैव अ सन या आई हैव अ डॉटर लगा करके, और वो जो भी अभी कर रहे हैं, मोस्टली हो सकता है कि वो पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तक मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, अपनी हॉबीज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, और मेरे पास में कंप्यूटर का क्या नॉलेज है, मुझे क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं, साथ ही साथ में मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरे बारे में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद भी लास्ट में आपको ये लाइन मेंशन करना है कि प्लीज़ आस्क इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। मतलब इतनी जानकारी देने के बावजूद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट समाप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जो एचआर आपसे पूछ सकता है, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ। मतलब आप बीपीओ के बारे में क्या जानते हैं। तो वे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फ्रेशर्स हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी भी बीपीओ का कोई नॉलेज नहीं है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, बीपीओ और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, एज अ बिजनेस प्रैक्टिस वेयर अ कंपनी हायर्स अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर to perform specific business functions like a customer service, IT support, or data entry to reduce cost, increase efficiency, and focus on their core operation. जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कोई भी एक्स कंपनी में मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे कामों में इंगेज्ड है। मान लीजिए कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम लोग ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना खुद का एक कस्टमर केयर सेटअप करूँ जिसमें मुझे काफ़ी सारे असेट्स परचेस करना होंगे और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना होगा, उन्हें सैलरी देना होगी, ट्रेनिंग देना होगा, और इसमें मेरा एक बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि ये जो काम है, कस्टमर को सर्विस दिलवाने का जो काम है, कस्टमर केयर के प्रोफाइल का जो काम है, उसके लिए मैं किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लेता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि आप लोग वर्क कीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, हम आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज दे देंगे, आप लोगों को कैंडिडेट्स अपॉइंट करना है, आप लोगों को ही उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, आप लोगों को ही उन्हें हमारे जितने भी कॉल्स, हमारे जितने भी क्यूरीज हैं उन्हें हैंडल करने के लिए ट्रेन करना है और उनसे काम करवाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि
मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस भी थर्ड पार्टी को काम दिया है, तो आप लोग वहाँ पर बीइंग अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के लिए कॉल्स अटेंड कर रहे होंगे जिस भी बीपीओ में जा कर के आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि बीपीओ का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद का कस्टमर केयर नहीं रन करना चाहती है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है जो मेरे लिए वर्क करवाए एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो हम लोग उसे जानते हैं बीपीओ के नाम से। ठीक है, इससे बहुत बेनिफिट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे हम कस्टमर सर्विस का काम दे सकते हैं, हम आईटी सपोर्ट का वर्क दे सकते हैं बीपीओ को, हम हमारे यहाँ की डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क दे सकते हैं, और भी काफ़ी सारे वर्क होते हैं जो बीपीओ इंडस्ट्रीज़ को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और हम हमारे मेन जो ऑपरेशन वर्क है उस पर हम अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आई होप कि बीपीओ क्या है उसके बारे में आप लोगों को सारी डिटेल्स अच्छे से मिल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एचआर आपसे पूछ सकता है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमर सपोर्ट, मतलब आप कस्टमर सपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर सपोर्ट क्या है, क्योंकि आप लोग भी इन फ्यूचर जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका नाम है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो इस पर्टिकुलर रोल के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। A customer support executive typically takes on the following roles: responding the customer queries across phone, email and chat. कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को काफ़ी सारे रोल्स प्ले करना पड़ सकते हैं। बीइंग अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप लोगों को कॉल्स अटेंड करना पड़ सकते हैं, आप लोगों को ईमेल का रिप्लाई करना पड़ सकता है, आप लोगों को चैट का रिप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये सारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो आप लोगों को फुलफ़िल करना है बीपीओ इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जो भी कॉल्स आएंगे वो आपको अटेंड करना है, जो भी ईमेल्स आएंगे उन्हें अटेंड करना है, जो भी चैट्स आएंगे उनका प्रॉपर आप लोगों को रिप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर जगह ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, वाई शुड वी हायर यू। अब यहाँ पर एचआर आपसे ये पूछना चाहता है कि भैया आप हमारे यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप ही को क्यों हायर किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके जैसे और 50 कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर बाहर बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अब वो 50 कैंडिडेट्स में से आप स्पेशल क्यों हो, आपको ये जॉब रोल क्यों दिया जाना चाहिए। तो इसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से देना है। सबसे पहले ये आंसर सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को नोट डाउन करना है जो फ्रेशर हैं, अभी जिन्होंने अभी कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं की है। ठीक है, आप लोगों को रिप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि इवन दो आई एम ए फ्रेशर। ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, हालांकि मैं फ्रेशर हूँ। ठीक है, आई अश्योर यू दैट आई विल गिव माई बेस्ट सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, पर मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है अपना बेस्ट दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी परफॉर्मेंस है, अपनी एनर्जी और जो कुछ भी है मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है, ताकि मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब आपकी कंपनी के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। ठीक है, तो ये आंसर यदि आप करेंगे तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल आंसर होगा। अब यदि आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को आंसर कुछ इस तरीके से करना है कि ओवर द इयर्स आई हैव एक्वायर्ड रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब मैंने बहुत सालों तक काम किया है और वहाँ से मैंने रिलेवेंट स्किल्स भी गेन की है और एक्सपीरियंस भी गेन किया है। ठीक है, विच आई शैल ब्रिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, आई हैव गिवन माई 100% एफर्ट इन माई पास्ट कंपनीज, मतलब मैंने अपनी पुरानी कंपनियों में भी अपना 100% एफर्ट दिया है। ठीक है,
I have also worked on my communication abilities and teamwork skills which I put to use in my future career। ठीक है, तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पर भी काफ़ी वर्क किया है और साथ ही साथ में टीम वर्क स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप की है जो कि मैं अपने फ्यूचर करियर में यूटिलाइज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स एंड रोटेशनल वीक ऑफ्स। अब यदि आप बीपीओ इंडस्ट्री में जा रहे हैं या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अपना जो वर्क कल्चर है वो रोटेशनल बेसिस पर ऑपरेट कर रही है, क्योंकि मोस्टली यदि आप देखेंगे कि प्रोडक्शन लाइन हो गई या बीपीओ सेक्टर हो गया, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि 24/7 वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एट द टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू कि क्या आप रोटेशनल शिफ्ट्स में, मतलब यदि आपको डे शिफ्ट दी जाती है, यदि आपको नाइट शिफ्ट दी जाती है और यदि आपको ग्रेवयार्ड शिफ्ट दी जाती है, ठीक है, तो क्या आप इन तीनों ही शिफ्ट्स में काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को अपना जो रिप्लाई देना है वो कुछ इस तरीके से देना है कि यस, वर्किंग शिफ्ट्स एंड वीकेंड्स इज जनरली एक्सेप्टेबल इफ़ द जॉब रिक्वायर्स इट। ठीक है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी रिक्वायरमेंट है, तो जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमसे वर्क करवाना चाहती है हम उस शिफ्ट में वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पर साथ ही साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि एक अच्छा लाइफ बैलेंस हमारा बना रहे, वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने यदि हमें नाइट शिफ्ट दे दी है तो कंटिन्यू ही आप नाइट में हमसे वर्क करवा रहे हैं, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया यदि आज मैं डे शिफ्ट में आया हूँ तो अगले दिन आपने मुझे नाइट शिफ्ट में बुला लिया। ठीक है, तो यदि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है तो हमें आप कोई भी शिफ्ट प्रोवाइड करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो एचआर आपसे पूछ सकता है वो है, आर यू परसुइंग एनी एजुकेशन। ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसका आंसर आपको किस तरीके से करना है। देखिए, यदि एचआर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आप अभी कोई एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो एचआर को यदि आप बोलते हैं कि हाँ मैं अभी एक्स डिग्री या एक्स कोर्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि एचआर आपको अपॉइंट नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एचआर को बता दिया है कि हाँ मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उन्हें भी पता है कि जब आपकी एग्ज़ाम्स आएंगी आप एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो आप काफ़ी सारी लीव्स मांग सकते हैं, या हो सकता है कि जब आपकी एग्ज़ाम आए तब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कंपनी अपॉइंट कर रही है तो सीधी सी बात है कि वो कंपनी आप लोगों को काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, आप लोगों के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा किया जा रहा है, ट्रेनिंग की कॉस्ट आती है, जो ट्रेनर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है उसकी सैलरी पे करना होती है। ठीक है, और जितने असेट्स हैं, जो बिल्डिंग है जहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग रूम है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को आपके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन यही कोशिश करेगी कि भैया वो एक ऐसे कैंडिडेट को अपॉइंट करें जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे समय तक काम करें। ठीक है, तो आप लोगों को यदि आप अभी कोई पढ़ाई कर भी रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप लोगों को आंसर यही करना है कि नहीं, नो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, या जो भी XYZ आपने पढ़ाई की है वहाँ तक आप बता दें कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट परसुइंग एनी कोर्स, और उसके बाद मैं अभी कोई भी कोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे एचआर पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगा कि बच्चा अभी फ़िलहाल के लिए कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, और यदि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या कैंडिडेट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे समय के लिए जुड़कर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब बेवकूफ़ी करते हैं कि सैलरी को फिगर्स में बता देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई बच्चा आया, मैंने पूछा कि बेटा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपने बता दिया कि सर मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 15,000। ठीक है, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपको 20,000 रुपये भी पे कर सकती थी। ठीक है,
मैं 20,000 रुपये पे करने के लिए तैयार था, बट क्योंकि आपने अपनी खुद की वैल्यू 15,000 रुपये ही लगाई है तो मैं आपको 20,000 रुपये क्यों दूंगा, ठीक है। तो ये बात बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली है कि कभी भी सैलरी फिगर्स में ना बताएं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया कि मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन इज 25,000, ठीक है। आपको भी पता है कि आपकी वैल्यू अभी फ़िलहाल 25,000 की नहीं है, ठीक है। आप फ्रेशर हैं, पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो आपको काम सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रही है, काम भी सिखा रही है, और वहाँ पर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के बराबर सैलरी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एचआर का जो पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा वो यही रहेगा कि भैया बंदा नया है, फ्रेशर है, हम फ्रेशर कैंडिडेट्स को 15,000 16,000 या एक एक्स अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेशर कैंडिडेट को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी पॉलिसी है कि हम 15,000 के ऊपर नहीं दे सकते हैं, आपने बता दिया 25,000, तो अगेन एचआर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन वाला जो पार्ट है इसका आंसर देना बहुत सही तरीके से। किस तरीके से रिप्लाई करना है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रोल, ठीक है, मतलब मैं जॉब प्रोफाइल के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, देन द पे, मतलब जो सैलरी मुझे मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इस जॉब प्रोफाइल में, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट टू बी पेड अप्रोप्रिएट मनी, ठीक है, फॉर दिस रोल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्किल्स हैं, उसके अनुसार मुझे एक अप्रोप्रिएट मनी प्रोवाइड की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि भैया मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं, आप मुझे 10,000 ही ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। यदि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्किल्स हैं, और यदि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो जो सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मुझे मिलनी चाहिए वही सैलरी आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी प्रोवाइड की जाए। बट मैंने नंबर्स मेंशन यहाँ पर नहीं किए हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही डिसाइड कर कर बैठी है कि उन्हें आपको क्या अमाउंट देना है, और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, फ्रेशर को मान लीजिए कि 20,000 दिए जा रहे हैं तो आपको भी 20 ही मिलेंगे यदि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, और एक्सपीरियंस्ड को यदि 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो आपको भी 30 ही मिलेंगे यदि आप एज एन एक्सपीरियंस्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि फ्रेशर्स को कितना देना है, एक्सपीरियंस्ड को कितना देना है। तो आप लोग यदि यहाँ पर अपने नंबर्स बताएंगे भी और यदि आप अपनी डिमांड रखेंगे भी तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आप डायरेक्टली रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो सैलरी का भी फिगर्स में नहीं बताना है। आई होप कि ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट लाइन है, सैलरी इज़ नॉट एन इशू फॉर मी बट लर्निंग एंड ग्रोइंग इज़ माई मेजर प्रायोरिटी, ठीक है। सैलरी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट काम सीखना और ग्रो करना वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि यदि आज मैं काम सीख जाता हूँ तो मैं भविष्य में जा कर के टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के प्रोफाइल के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे मेरी ग्रोथ भी होगी एंड सैलरी मेरी ऑटोमेटिकली, यदि मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो सैलरी ऑटोमेटिकली मेरे इंक्रीज होना ही है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचआर आपसे इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एचआर ने आपसे क्वेश्चन किया कि फ्यूचर के आपके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, ठीक है। और यहाँ तो आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन जनरली ऑपरेशन मैनेजर आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी चेक क्यों की जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लान है कि भैया आपको आईटी सेक्टर में जाना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको अपना खुद का कोई बिजनेस करना है, या आपके खुद के कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। अब आपके जो भी प्लान्स हैं वही हम जानना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि भैया आप 5 साल के बाद क्या करना चाहते हैं, आपने मुझे रिप्लाई कर दिया कि सर 5 साल के बाद तो मैं अपना बिजनेस सेट करना चाहता हूँ,
मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो भी पैसा मुझे मिलेगा मैं उसे सेव करूँगा और मैं अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा व्यापार सेट करूँगा। ठीक है, अब इससे मुझे समझ में आ गया कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल नहीं रहने वाले हैं। आपको यदि कल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना बिजनेस खोलने की, तो आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाएंगे। यदि आप बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, कल को यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो अगेन आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाएंगे। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि ऑपरेशन मैनेजर जनरली आपसे पूछता है। ठीक है, इसका रिप्लाई आपको किस तरीके से करना है आप ध्यान से देखिएगा। इन 5 years the goal is to grow into a senior leadership or expert role within a company। ठीक है, 5 साल में मैं मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं इसी कंपनी में एक सीनियर प्रोफाइल पर वर्क करूं और ग्रो करूं। ठीक है, मैं एज अ लीडर वर्क करना चाहता हूं, टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो मैं बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग एन असिस्टेंट मैनेजर या बीइंग अ मैनेजर आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहता हूँ नेक्स्ट 5 years में, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यदि इस तरीके से रिप्लाई करेंगे तो इससे एक स्टेबिलिटी भी चेक हो गई कि आप अगले 5 साल तक इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल करके कुछ और करना है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड यू लीव योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेवकूफ़ी से देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी। इसका आंसर बच्चे दे देते हैं कि भैया वहाँ का बिहेवियर अच्छा नहीं था एम्प्लॉयज़ का, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वहाँ के बारे में आप कुछ भी बुराइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सीधी सी बात हो गई कि आपने किसी घर में शादी की। ठीक है, शादी करने के बाद आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर के बाद वहाँ के सास ससुर पसंद नहीं आए। ठीक है, या वहाँ के जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग थे वो आपको पसंद नहीं आए। इस वजह से आपने अपनी शादी तोड़ दी और आप दूसरी जगह शादी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में भी। आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, वहाँ के आप बुराइयाँ कर रहे हैं कि वहाँ मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी। ठीक है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, वहाँ पर मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी बुराइयां कर रहे हैं, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर के आए हैं, जहाँ पर आपने 1 साल 2 साल काम किया है और वहाँ से आपने अच्छा खासा पैसा कमाया है, जिसकी वजह से आपने भी सर्वाइव किया है, आपकी फैमिली ने भी सर्वाइव किया है। ठीक है, तो मतलब वही बात हो गई कि जहाँ का खाया वहीं पर ही आप उन्हीं की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी इस प्रकार के कोई भी आंसर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव बातें बोलने से बेटर है कि एक पॉजिटिव आंसर दिया जाए। आंसर आपका ये होना चाहिए कि सर इट्स अ करियर मूव। ठीक है, अब करियर में मूव करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई लास्ट जॉब बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस टू गेन अ न्यू स्किल सेट। ठीक है, मतलब मैं अपने पिछले जॉब से बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अब मैं नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और नए स्किल सेट मेरे अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ और आगे ग्रो कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है जो एचआर आपसे पूछ सकता है कि इफ़ यू आर हायर्ड हाउ सून कैन यू जॉइन अस। मतलब यदि हमने आपको अपॉइंट कर लिया तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आपको किस तरीके से करना है। आई एम करेंटली अवेलेबल टू बिगिन इमीडिएटली एंड हैव नो अदर कमिटमेंट्स। ठीक है, आई एम एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड एज सुन एज योर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस अलाउस।
तो जितना जल्द से जल्द आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उतना ही जल्द से जल्द मैं अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मेरे कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं है, मैं कहीं पर भी कमिटेड नहीं हूँ और मेरा कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस पीरियड वगैरह नहीं चल रहा है। यदि आप मुझे आज सेलेक्ट कर लेते हैं और यदि आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आप मुझे कल से आने के लिए बोलते हैं, कल से आप मुझे ज्वाइनिंग देते हैं, तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कल से ही ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जा रहा है? यदि आपका इंटरव्यू आज लिया जा रहा है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सीधी सी बातें हैं कि रिक्वायरमेंट आज है तभी जा कर के मैं आपका इंटरव्यू आज ले रहा हूँ। अब आप मुझसे बोलते हैं कि सर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 2 महीने के बाद ज्वाइन करूँगा, तो 2 महीने में अपना काम रोक करके बैठ सकता हूँ क्या आपके लिए? प्रैक्टिकली सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसा आंसर नहीं करना है कि मैं कुछ समय के बाद ज्वाइन करूँगा, अभी सिर्फ इंटरव्यू दे रहा हूँ, 15 दिन के बाद मेरे घर में शादी है या कोई भी एक्स फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँगा। नहीं, यदि आप लोगों को आज सिलेक्ट किया जा रहा है, सीधी सी बात है, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, तो ज्वाइनिंग भी आपको इमीडिएट बेसिस पर ही करना होगी, ठीक है। यदि आप भविष्य में कभी ज्वाइन करने का बोलते हैं तो अगेन यहाँ पर आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप रिजेक्ट होते हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे अंदर स्किल्स कुछ कम हैं, ठीक है, या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है या मेरे पास नॉलेज नहीं है। कई बार आप जवाब गलत दे देते हैं, सिर्फ उस वजह से भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डू यू नीड एनी लीव्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब अगले 3 महीनों में आपको कोई छुट्टी की आवश्यकता है? इसका आंसर आपको क्लियर कट बोलना है, आई डू नॉट नीड एनी लीव इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको ज्वाइन करती है तो इनिशियल पीरियड पर तो आपकी ट्रेनिंग चलती है, आपकी नेस्टिंग चलती है, आपको एसएमईज होते हैं जो आप लोगों को वहाँ पर कॉल्स अटेंड करना सिखाते हैं, प्रोडक्शन किस तरीके से करना है ये सिखाते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना काम करना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जब आपको काम सिखाया जाता है उसके ठीक बाद में एसएमएज होते हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। यदि आप प्रोडक्शन फ्लोर पर आ जाते हैं, वहाँ पर कॉल्स अटेंड करते हैं, चैट्स अटेंड करते हैं, ठीक है, तो किस कॉल का कैसे रिप्लाई करना है, किस चैट का कैसे रिप्लाई करना है, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल 3 मंथ में तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन कर रही है और ट्रेनिंग देने का ही आपको पैसा भी दे रही है, सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया जब हम आपको काम सिखा रहे हैं, एटलीस्ट उस दौरान तो आप हमारे यहाँ पर अवेलेबल रहें, आप काम सीख जाते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लग जाते हैं, उसके बाद इन फ्यूचर यदि आपको कोई लीव्स की आवश्यकता लगती है तो आप भी ह्यूमन बीइंग है, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप छुट्टियाँ ले सकते हैं। बट इनिशियल 3 मंथ्स में आप छुट्टियों के लिए पूरी तरीके से मना करें, ठीक है, कि हमें कोई छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, यदि कोई इमरजेंसी होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो गए, किसी के साथ कोई भी XYZ इमरजेंसी हो सकती है, तो यदि आपके पास कोई इमरजेंसी है, कोई जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, तो फिर वो समझा जाता है और उस समय पर आपको लीव भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डू यू हैव एनी एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगेन ये मैंने अभी पहले भी कवर किया था कि HR आप सब घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। पहले उसने पूछ लिया कि भैया आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मना कर दिया। अब यहाँ पर वापस से उसने पूछा कि आपकी कोई एग्जामिनेशन है अगले 3 मंथ्स में, तो वही वाला क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन अगर होगी आपकी अगले 3 महीनों में तो सीधी सी बात है कि आपको प्रिपरेशन के लिए अगेन छुट्टियां लगेंगी, ठीक है, या एग्जामिनेशन के टाइम पर लीव्स लगेंगी, और वो लीव अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए कि नो, एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट आई एम नॉट परसुइंग एनी कोर्स, इट मीन्स आई डू नॉट नीड एनी लीव, ठीक है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि मैं कोई भी कोर्स अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई लीव की आवश्यकता भी नहीं है। डू यू हैव एनी फैमिली फंक्शन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी शादियां हैं, तो किसी के यहाँ पर कोई शादियां होंगी, किसी के यहाँ पर कोई फैमिली फंक्शन होगा, ठीक है, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी के यहाँ पर कोई आउटिंग का प्लान चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि कोई भी आपका फैमिली फंक्शन है जहाँ पर आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है या
कुछ दिनों की छुट्टियों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो एचआर यहाँ पर आपसे कंफर्म करना चाहता है कि आने वाले 3 महीनों में कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह तो नहीं है आपके। इसका आंसर भी आपको ना में ही देना है, ठीक है, कि नो देयर विल बी नो फंक्शन इन माई फैमिली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब अगले कुछ महीनों में मेरे परिवार में कोई भी फंक्शन नहीं है। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। पहले प्रायोरिटी में आप इसे प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के ठीक बाद आप लोग मुझे एक मॉक इंटरव्यू के लिए मैसेज करेंगे, ठीक है। जैसे आपके प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप सभी को मुझे मॉक इंटरव्यू के लिए मैसेज करना है, और आपका मॉक इंटरव्यू यदि सक्सेसफुल होता है तो उसके ठीक बाद में मैं आप लोगों को कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा एंड आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर जॉब डिटेल्स और रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रहें, और इस तरह की और भी इंटरव्यू ट्रेनिंग के कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल हो सके, ठीक है। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और आप यदि अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। अब मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।